यहाँ पर हम देखते हैं जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए कौन कौन से समुदाय हैं। कौन कौन सी जनजातियाँ हैं जो एक जगह बसी हुई थी, कौन कौन से समुदाय हैं यहाँ पर जो एक जगह पर बसे हुए थे। तो जैसे हमने देखा था पहले कि राज्यों का किस तरीके से उत्थान हुआ है, किस तरीके से पतन हुआ है, इन्हीं के बीच की कलाओं, उनकी दस्तकारियाँ और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गाँवों में फल फूल रही थी। नई नई कलाएं हैं, शहरों में गाँवों में फल फूल रही थी। नई नई उत्पादक गतिविधियां हैं, अलग अलग तरीके से उत्पादन किया जा रहा था वस्तुओं का, वो गाँव और शहरों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन है वो हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए थे। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई समाज है वो बहुत जल्दी प्रगति कर लेता है, कोई समाज है वो धीरे धीरे प्रगति करता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जनजातियों के नृत्य दिखाए गए हैं, अलग अलग जनजातियाँ किस तरीके से नृत्य करती हैं, तो ये अलग अलग जनजातियों के नृत्य बताए गए हैं। तो इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियम अनुसार पहले से विभाजित थे। ब्राह्मणों के द्वारा सुझाए गए ये नियम हैं बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच और अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ गया था। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया था। अगर हम बात करें जनजातीय जो समाज है, वो जनजातीय समाज बड़े शहरों से परे था, यानी बड़े शहरों में जनजातीय जो समाज है वो अलग अलग तरीके से रहता था। जैसे कि दूसरी तरह के समाज भी हम उस समय मौजूद थे। जैसे कि हम बात करें उपमहाद्वीप पर, या उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों के द्वारा सुझाए गए थे। सामाजिक नियम हो और कर्मकांड को वो नहीं मानते थे, और न ही वे असमान वर्गों को या असमान वर्गों में वो विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को हम जनजातीय कहा जाता था, जो ना तो असमान वर्गों में विभाजित थे, ना ही वो कर्मकांडों को मानते थे। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीवन यापन करती थी, यानी कि बहुत सारी जनजातियां हैं वो अपना जीवन है वो खेती करके चलाती थी, यानी खेती से उनका जीवन यापन होता था। और दूसरी जनजातियों के लोग हैं जैसे कि शिकारी, संग्राहक, या फिर हम कह सकते हैं पशुपालक थे। प्राय वे क्या करते थे, अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों को मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां हैं खानाबदोश थी। खानाबदोश क्या है, वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी, ऐसी जनजातियों को हम खानाबदोश कहते हैं। तो हम यहाँ पर जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे, और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवार के बीच इनका बंटवारा करते थे। तो इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां हैं वो फली फूली हैं, सामान्यतः जैसे जंगलों में, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में और दूसरे दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा है और अपनी अलहदा संस्कृति को इन जनजातियों ने बचाया है। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर ही रहे हैं। टकराव और निर्भरता के संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम यहाँ पर किया है। अब बात करें कि जनजातीय जो लोग हैं वो कौन थे, तो जनजातीय लोग की बात करें, जैसे समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को अगर हम छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के जो इतिहासकार हैं, आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का वो इस्तेमाल करते हैं। वाचिक परंपराएं जैसे कि बोलकर जो परंपराएं बोली जाती थी, बोलकर जो संस्कृति को आगे बढ़ाया जाता था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संस्कृतियों को आगे बढ़ाया जाता था, उनको हम वाचिक परंपराएं कहते हैं। तो जनजातीय लोग हैं भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं।
किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ में बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। जैसे पंजाब में अगर हम बात करें, पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी और यहाँ बाद में गख्खर लोग हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। और उनके जो मुखिया हैं, गख्खर लोगों के मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों के द्वारा अधीन कर लिए जाने के से पहले ही लंगाई और अरगुन जो जनजाति थी, लंगाई और अरगुन जाति के लोगों का प्रभुत्व है अत्यंत विस्तृत जो क्षेत्र था उस पर था। और अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम में एक बड़ी विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी, वो थी वलीचा। तो ये उत्तर पश्चिम में थी। तो हम बात करें यहाँ पर उत्तर पश्चिम में एक बहुत ही मजबूत जनजाति थी बलूची। तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये बलूची, ये लोग अपना अपना मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिम हिमालय में जो गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी और उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्व भाग पर अगर हम देखें तो उत्तर पूर्व भाग में जैसे कि नागा है, नागा जनजाति है, ये उत्तर पूर्व भाग में रहती है। आहोम यहाँ पर उत्तर पूर्व भाग में रहती है, आहोम। और आहोम के अलावा हम देखें आहोम और कई दूसरी जनजातियां हैं पूरी तरीके से यहाँ पर उत्तर पूर्व में प्रभुत्व में थी। तो मौजूदा अगर बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक यहाँ पर क्या है, चेर सरदार, जैसे कि मौजूदा यहाँ पर क्या है बिहार और झारखंड, इसमें कौन सी जनजाति है, चेर जनजाति है। चेर सरदार शाहियों का उदय हुआ। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1551 में यहाँ पर राजा मान सिंह ने 1551 में क्या किया था, 1551 में चेर लोगों पर हमला किया था और उन्हें परास्त किया था। उन्हें लूट करके अच्छा खासा माल यहाँ पर इकट्ठा किया था, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बना पाए। और औरंगजेब के समय मुगल सेनाओं ने क्या किया था, मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति का अपना अधीनस्थ बना लिया था। तो इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल भी थे। इस क्षेत्र में यहाँ पर जैसे मुंडा है और संथाल भी इस क्षेत्र में रहते थे। तो इन जनजातियों का जैसे मुंडा और संथाल भी यहाँ पर रहते थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। जैसे मुंडा और संथाल है, ये उड़ीसा और बंगाल में भी पाए जाते हैं। फिर हम बात करें कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में, ये यहाँ पर हम देखें कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में जैसे कि भील है, कोली है, बेराद भी है यहाँ पर, भील, कोली, बेराद, काटकारीस, ये दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग हैं गुजरात के कई इलाकों में यहाँ पर रहते थे, कोली लोग यहाँ पर भी रहते थे कोली लोग। और दक्षिण में कोरागा, तो दक्षिण में अगर हम बात करें जैसे दक्षिण में कोरागा है यहाँ पर, ये दक्षिण में कोरागा, बेतर, मारवाड़, तो ये बेतर है, मारवाड़ है दक्षिण में। और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी यहाँ पर थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में यहाँ पर फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत है, आते आते उसमें कई एक जगह बसे हुए खेतीहर और यहाँ तक कि जमींदार यहाँ पर लोग बन चुके थे। तब भी भीलों में कई कुल शिकारी संग्राहक यहाँ पर बने रहे हैं। मौजूदा अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करें, ये गोंडवाना मौजूदा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इसमें गौंड लोग हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर फैले हुए थे। ये गौंड लोग हैं, ये यहाँ पर बड़ी तादाद में फैले हुए थे। तो इन जनजातियों की हम लोग बात कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर अरगुन लोग रहते हैं, यहाँ पर कोयास, खोंड, ये मैप के हिसाब से हम देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी जनजाति के लोग हैं रहते थे। और अगर हम बात करें कुल क्या होता है, जैसे कुल के बारे में बताया जाता है, कुल क्या होता है, परिवार और घरों में एक ऐसे समूह को हम कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन जो क्या है, जनजातीय जो संगठन है प्राय नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित ये होते हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पर ये रात में भील लोग हैं हिरण का शिकार कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रात में भील लोग हैं हिरण का शिकार करते हुए दिखाए गए हैं। और यहाँ पर हम बात करें खानाबदोश या घुमंती लोग कैसे रहते थे, तो ये घुमंतु लोग खानाबदोश वालों लोगों के बारे में बताया गया है, इनका चित्र है, मानचित्र है।
तो खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ में दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर ग्रस्तों से अनाज, कपड़े और बर्तन ऐसी ही वस्तुएं हैं वो लेते थे, और खेतीहर लोगों से वो अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही वस्तुओं के बदले या ऐसी चीज़ों के लिए वो ऊन, घी इत्यादि का विनिमय करते थे, यानी व्यापार करते थे। यानी ये लोग हैं ऊन, घी आदि हैं, खेतीहर लोगों को देते थे, और खेतीहर लोग हैं उनको कपड़ा या बर्तन जो भी चाहिए वो उनको देते थे। इस तरीके से इनका व्यापार यहाँ पर चलता था। कुछ खानाबदोश से अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे, क्योंकि इनके साथ जानवर थे तो जानवरों पर ये सामान भी ले जाते थे। और एक जगह से दूसरी जगह जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त यहाँ पर करते थे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखला भारत की बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ पर मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है, और मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे। बंजारे व अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुँचाते थे। अगर बंजारा लोगों की बात करें, बंजारा लोग हैं सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवा टांडा कहलाता था। तो बंजारा लोगों का जो कारवा है उसको हम कहते थे टांडा। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों का ही इस्तेमाल करके नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। यानी जो सुल्तान थे यहाँ पर, सुल्तान कौन थे? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपना माल है बाजारों तक पहुँचाने के लिए बाजारों तक अनाज पहुंचाने के लिए इन बंजारों का ही वो इस्तेमाल करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर के शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियान के दौरान वे मुगल सेना के लिए खादानों की ढुलाई का काम भी करते थे, और किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल हैं अनाज ढोते होंगे। अगर हम बात करें खानाबदोश और भ्रमणशील समूह क्या होता है, खानाबदोश और भ्रमणशील समूह की अगर हम बात करें तो खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं, और उनमें से कई जो लोग हैं वो पशुचारी होते हैं, जो अपने रेवड़ या पशु वृंद के साथ एक चरागाह से दूसरी चरागाह पर घूमते हैं। और इसी तरह दस्तकार, फेरी वाली या नर्तक गायक या अन्य जो तमाशबीन भ्रमणशील समूह हैं अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर एक जगह लौट कर आते हैं, और जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था वहां भी वो लौट कर के आते हैं। अगर हम बंजारों की बात करें, बंजारा क्या है? जैसे बंजारा जो जनजाति है जिसका इस्तेमाल है यहाँ पर बाजारों तक सामान पहुँचाने के लिए किया जाता था। तो 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी थे पीटर मंडी ने पीटर मंडी था, एक अंग्रेज व्यापारी था, उसने बंजारों का वर्णन किया है। उन्होंने क्या बताया गया है? उन्होंने बताया कि सुबह जो हमारी मुलाकात है बंजारों की एक टांडा से हुई, जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी गृहस्थी बीवी और बच्चों के साथ में अपने साथ में वो चलते थे, और टांडा में कई परिवार होते थे। उनका जीने का तरीका उन बाहर भावकों से मिलता जुलता था जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। गाय बैल उनके अपने ही होते थे। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते थे। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध था वहाँ से वे खरीदते थे, और उस जगह ले जाते थे जहाँ पर वह महंगा था। वहाँ से फिर ऐसी चीज़ें वो लाद लेते थे जो किसी दूसरी जगह मुनाफे के साथ में बेची जा सके। टांडा में 600 से 700 तक लोग हैं हो सकते थे। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते थे, और जहाँ तक कि ठंड के मौसम में अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते थे, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। तो हम बात कर सकते हैं कि आजकल गांव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है, बाज़ारों के तौर तरीकों से यह किस तरीके से भिन्न है, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। कई जो पशुचारी जनजातियां हैं, मवेशी, घोड़े जैसे कि जानवरों को पालने पोसने एवं संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम भी करते थे। छोटे छोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोर जैसे माल यहाँ पर बनाते थे और बेचते थे। कभी कभी जो भिक्षुक लोग हैं, भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तक, गायक व अन्य जो तमाशबीनों की ही जातियाँ थी जो विभिन्न नगरों और गाँवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। अगर हम बात करें कि जो काश्य मगरमच्छ है, काश्य मगरमच्छ कुर्तिया, अगर हम बात करें यहाँ पर ये काश्य मगरमच्छ है।
काश्य मगरमच्छ कुटिया कौड़ जनजाति का है, उड़ीसा में मिला है ये। अब यहाँ पर बदलते हुए समाज के बारे में बात करें। बदलता समाज, किस तरीके से नई जातियाँ हैं और नई श्रेणियों का यहाँ पर जन्म हुआ है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता यहाँ पर पड़ी है। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, ब्राह्मणों के बीच में नई जातियाँ सामने आई हैं। दूसरी ओर कई जनजातियाँ और सामाजिक समूह को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया है, उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया है। विशेषज्ञता प्राप्त जो शिल्पियाँ हैं, सोनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों के द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई है। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी है। जाति पर अगर विचार विमर्श की बात करें, वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित उय्याकोडन उदययार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकारों, यानी शाब्दिक अर्थ होता है रथ बनाने वाले जो लोग हैं, उन्हें हम कहते हैं रथकारों। इनकी सामाजिक स्थिति पर वो विचार विमर्श कर रहे थे और उन्होंने इस जाति के कामकाज यहाँ पर तय किए हैं, जिसमें वास्तुकला का वर्णन मिलता है, रथों और गाड़ियों का निर्माण किस तरीके से किया जाता है उसका वर्णन मिलता है, मंदिरों को किस तरीके से बनाया जाता है उसका निर्माण मिलता है, मूर्तियाँ स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज समाज यहाँ पर तैयार किए जाते हैं, मंडप बनाना, राजा के लिए जेवर बनाना आदि यहाँ पर शामिल है। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच में क्या हुआ, नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। ये हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजाति में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत यहाँ पर मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली और विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में जहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे, शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन में कई जनजातीय जातीय व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए हैं। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में जगह बना पाई है। दूसरी जगह अगर हम बात करें, पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते थे। सनातनी हिंदू धर्म के आधार पर प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इस इलाके में बड़े पैमाने पर स्वीकार की गई है। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच में हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास में इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण हमारे दिए गए हैं। जैसे गौंड महिला के बारे में बताया गया। स्थानीय कृषि की अगर बात करें, स्थानीय कृषि क्या होती है? किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है और जब यह जमीन अपनी उर्वरकता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल यहाँ पर उगाई जाती है। अगर गौंड की बात करें, गौंड लोग हैं, गोडावन नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि यानी कि जगह बदल बदल करके खेती करते थे। विशाल गौंड जनजातीय कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गौंड राज्य छोटे गौंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल में एक इतिहासकार थे अकबरनामा। तो उस इतिहासकार थे जिन्होंने अकबरनामा लिखा है। अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़ कटंगा के गौंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित हो रहे थे। हर गढ़ किसी खास गौंड कुल के नियंत्रण में था और ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता है। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता है, जो 12 गांवों को मिला करके बनते हैं। तो जैसे यहाँ पर बात करें, ये सरकार से ताप्ती नदी है, इसके यहाँ नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के आसपास कोलंगा, ये वंडोलगढ़ है, वहारोड है, चारुआगढ़ है, ये गोडावन वाले क्षेत्र में ये लोग रहते थे। तो बड़े राज्यों के उदय से गौंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गौंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली यहाँ पर बन गए। गौंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में यहाँ पर मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़ कटंगा के गौंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि यहाँ पर धारण की है और उनके पुत्र थे दलपत। दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत
सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से यहाँ पर विवाद किया था। दलपत की मृत्यु है यहाँ पर कम उम्र में ही हो जाती है और रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली और उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार किया और 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया और उसकी हार हुई और उसके समर्पण करने की बजाय मर जाना उसने बेहतर समझा और उसका पुत्र भी तुरंत वाद लड़ता हुआ मारा गया। तो यहाँ पर एक नक्काशीदार दरवाजा है, गौंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश का ये नक्काशीदार दरवाजा भी यहाँ पर दिखाया गया है। गढ़कटंगा की बात करें, गढ़कटंगा एक क्या है, समृद्ध राज्य था गढ़कटंगा और इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया है। जब मुगलों ने गोंडों को हराया था तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए थे और उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया था। शेष बीच बचा हुआ भाग है नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया था। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे हैं। फिर बात करें अहोम की। अहोम लोग हैं मौजूदा म्यांमार से आकर के 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में जाके बसे थे। उन्होंने वुइया यानी भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों और कोच जहाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया। इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया और 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा है। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की यहाँ पर पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। अगर हम बात करें जैसे कि ये जनजातीय खानाबदोश है, जैसे नेपाल भूटान के बीच में कोच, गारो, खासी, जैंतिया, कचारिस और यहाँ पर डलफास, अहोम, बेइस, चूटिया, ये नागा जनजाति है इधर वाले क्षेत्र में। अहम राज्य है बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया गया था वे पाइक कहलाते हैं। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में क्या किया गया, लोगों को स्थानांतरित किया गया और इस प्रकार अहोम कुल है टूट गया और 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत यहाँ पर हो चुका था। तो ये यहाँ पर कान के आभूषण है। कबोई नागा जनजाति मणिपुर के यहाँ पर कान के आभूषण दिखाए गए हैं। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण व अन्य सामाजिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए हैं। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खील कहा जाता है और वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खील के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी और समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपनी जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दे दी गई और शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। और लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरीके से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को वो प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों को स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। वुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में यहाँ पर लिखा गया। तो ये संपूर्ण निष्कर्ष यही निकलता है कि जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ है। वर्ण आधारित समाज, जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे हैं। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई है। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थी, विभिन्न प्रकार की आजीविकाएँ अपनाई गई। कालांतर में उनमें से कई जातियाँ
कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को नकार दिया और कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की यहाँ पर स्थापना की और इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए और उन्हें बेहतर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। अगर हम मंगोलों की बात करें, मंगोल इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों और थोड़ा उत्तर पूर्व की ओर वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल दिया और अपनी मृत्यु के बाद 1227 तक एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक बना था और उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था और अलग अलग समय में उनके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप, चीन और मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा यहाँ पर शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। ये विभिन्न जातियों और धार्मिक समूह के समर्थन पर ये आधारित थी।